everyone and welcome to We Learn Legal. This is another lecture in the series of Legal Reasoning Complete Playlist from Law of Torts. इस क्लास में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. लेट मी टेल यू बच्चों, ये टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 के क्लैट पेपर में एक डायरेक्ट क्वेश्चन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आया था बाय द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर. एंड स्पेशली जब से ई कॉमर्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट ये सब हमारे ट्रेंड में आए हैं, कंज्यूमर की डेफिनेशन बहुत वाइडन हो गई है एंड दैट इज व्हाई इट कैन बी अ वेरी गुड एंड पोटेंशियल क्वेश्चन इन द अपकमिंग एग्जाम एज वेल. So do watch this class and I have told this earlier but you should know that ये classes इसलिए important हैं because CLAT 2025 में 12 से 15 questions directly मेरी इन classes से आए हैं. I'm preparing a list of these all questions and I'll share them with you very shortly. But till then आप इन क्लासेस का बेनिफिट लीजिए क्योंकि पिछले साल इन्हीं क्लासेस को बच्चों ने पैसे देके इन अ प्रॉपर पेड कोर्स अटेंड किया था. बट फॉर यू नाउ दे आर फ्रीली अवेलेबल एंड आई वांट यू टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कंसिडर जॉइनिंग माय व्हाट्सएप ग्रुप. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. उसमें अगर आप कोई भी डाउट्स हैं आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं खुद उनका आंसर देती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स क्विजेस, monthly current affairs magazines, legal current affairs, most important current affairs topics on a month-wise basis and even daily practice assignments. इसके अलावा हम बहुत सारे स्ट्रैटेजी सेशंस भी करते हैं क्लैट टॉपर्स के साथ. मैं खुद भी उन सेशंस को करती हूँ, तो उनको भी आप मिस मत कीजिए एंड यू कैन जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप राइट नाउ. Get started with the class. I hope you like it. Get the best out of it. Okay. So before beginning, in yesterday's class, you remember we were doing types of torts. So there were 3 torts which were left by us. One was nuisance. One was trespass. And one was malicious prosecution. ठीक है? So I saw बेटा इनमें से कोई भी आज तक past year question आया नहीं है, but I'll give you an idea of these in the beginning 5 minutes. Okay? ये होता क्या है? ठीक है? So nuisance basically is nothing but अगर हमारे एक्ट की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है? नेग्लिजेंस वाज कि हमने कुछ काम ध्यान से नहीं किया और दूसरे को चोट लग गई या हार्म हो गया. बट न्यूसेंस इज दैट वी आर डूइंग समथिंग दैट इज कॉजिंग ट्रबल टू एवरी लाइक द अदर पर्सन. टेकिंग एन एग्जांपल कि मैं हर दिन अपने घर से कूड़ा बाहर निकालती हूँ और मैं वो कूड़ा बार बार क्या करती हूँ, कूड़ेदान ना फेंक के मैं अपने पड़ोसी के गेट पे फेंक देती हूँ. ठीक है? सो दिस इज डेफिनेटली कॉजिंग प्रॉब्लम. तो कहते हैं ना व्हाट न्यूसेंस इज दिस, है ना, जिसको नॉनसेंस भी कई लोग कहते हैं. तो न्यूसेंस मतलब ट्रबल मेकिंग. तो अगर आप किसी को भी कुछ ट्रबल कॉज कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर एक्ट और बिकॉज ऑफ योर ओमिशन, ठीक है, सो वो बेसिकली और कुछ भी नहीं है, बस सिंपल एज दैट न्यूसेंस है. ठीक है? सो जैसे अगर और क्या मैं एग्जांपल दे सकती हूँ न्यूसेंस का, कि मैं हर रोज अपनी गाड़ी ऐसी जगह पे पार्क करती हूँ जहां पे पूरे सोसाइटी की गाड़ियों को निकलने में प्रॉब्लम हो जाती है. मैं गेट पे टेढ़े करके टेढ़ी गाड़ी पार्क कर देती हूँ. अगेन आई एम कॉजिंग न्यूसेंस, आई एम कॉजिंग अ ट्रबल टू द अदर पर्सन. ठीक है? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूसेंस. नेक्स्ट जब हम आते हैं ट्रेसपास, ये तो आई थिंक आप लोग को आइडिया होगा वैसे भी, कि जब आप बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करते हो तो आपने कभी कभी बोर्ड लिखा होगा, देखा होगा, ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड. तो इसका मतलब इफ यू आर एंटरिंग इनटू समबडीज प्राइवेट प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टी शुड बी प्राइवेट, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी में ट्रेसपास सच होता नहीं है, क्योंकि पब्लिक है तो ये माना जाता है दैट एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू एंटर दैट पर्टिकुलर एरिया. ठीक है? सो प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर आप विदाउट परमिशन एंटर कर रहे हो देन यू आर कॉजिंग अ ट्रेसपास. So this is an example of trespass. Also remember बच्चों, trespass depending upon कि आपने कितना severe crime, severe act आपने किया, it can be civil under the tort law and it can also be criminal trespass. उसको बोला ही फिर criminal trespass जाता है. ठीक है? और malicious prosecution, ये कोई आइडिया बता सकता है कि क्या होता होगा? malice का मतलब होता है, malice का मैं मतलब समझा देती हूँ क्या होता है, bad intention. तो क्या हो सकता है malicious prosecution? Any guesses? प्रोसिक्यूशन क्या होता है? बैड बिहेवियर, किल समवन. क्या समृद्धि? बैड बिहेवियर. बैड बिहेवियर. प्रोसिक्यूशन समझो क्या है. व्हाट इज प्रोसिक्यूशन? क्या होता किल है? समवन. यस. नो, प्रोसिक्यूशन इज नॉट टू किल समवन भाई, दैट इज एग्जीक्यूशन. ठीक है? नो, इट्स ओके, इट्स ओके. प्रोसिक्यूशन इज टू फाइल अ सूट. आप प्रोसिक्यूट. अब जब मैं कह रही हूँ ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, इसका मतलब भाई जो ट्रेसपास करेगा उसके खिलाफ हम केस करेंगे. ठीक है? उसके खिलाफ हम कंप्लेंट करेंगे. सो बैड इंटेंशन से अगर आप किसी के खिलाफ सूट फाइल कर रहे हो, दैट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. मेरे को पता है कि तुमने वो गलती नहीं. अच्छा, अनिति, यू वांट टू एक्सप्लेन क्या?
ओके, सो जैसे मुझे पता है कि तुमने वो गलती नहीं करी है, बट जस्ट टू कि अभी मैं मजा चखाती हूँ तुम लोग को, तो रोको। और मैं बैड इंटेंशन के साथ, खुद का मुझे कंपनसेशन या क्लेम नहीं चाहिए, मुझे तुमको ट्रबल करना है। And with this bad intention, I'm filing a suit against you. So I'm prosecuting you with a malice in my heart. ठीक है? हाँ निधि पूछो। मैम जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो डॉग को हमने गलत मतलब गलत कुछ खिलाया, तो आपने खिलाने नहीं दिया उसको और फिर बाद हाँ में अगर रिवेंज लेने जाते हैं तो इसमें ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आ सकता है। हाँ, नहीं इसमें तो बेटा राइट यस भी हो सकता है। देखो क्योंकि आपने एक्ट तो गलत किया था। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन तब होता है जब मेरे को पता है आपकी कोई गलती नहीं है, हम्म, लेकिन मैं तब भी करूं। वो प्रोसिक्यूशन तो एक वैलिड लीगल स्टेप है जो आप ले सकते हो। ठीक है? पर अब मेरे देन को पता, हाँ बोलो। इधर तो आप उसने सेव कर लिया था, उसका मेन मोटिव तो था कि अपने डॉग को सेव करना है। करेक्ट, बट ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो सोसाइटी के हिसाब से निधि ये मोटिव भी होना चाहिए कि ही शुड पे फॉर व्हाट ही डिड। अगर वो जहर खा लेता मेरा डॉग तो वो मर जाता। ठीक है? तो वहां पे बिकॉज ही वाज लीगली डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो आई मतलब ये फिर वही होता है कि आपके ऊपर है, अब आप केस करना चाहो ना करना चाहो, बट क्योंकि उसने गलत, भाई उसका इंटेंशन तो गलत था ना निधि, तो ये अटेम्प्ट में तो आ ही गया, है ना? सो उसमें क्योंकि आपको पता है उसने गलती करी थी, वहां पे आप उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हो। तब उसको उसको सजा आपके डॉग को मारने की नहीं, अटेम्प्ट की मिलेगी कि उसने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। बट मेरे को पता है इसने कुछ नहीं करा है, आई एम लाइक कि आप देख तुझे झूठे इल्जाम में फंसाता हूँ। गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ जितने झूठे रेप केसेस होते हैं वो है क्या, आपको पता है उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तो आपको अंदर से आपको पता है सच, बट आपने सोचा कि इसको तो मैं मजा चखाता हूँ। या फिर जो 498A डोमेस्टिक वायलेंस के जो झूठे केसेस होते हैं, तो जब उसको पता है नहीं मारा पीटा पति ने, कुछ नहीं करा, लेकिन उसका बस बदनामी कराना है, उसका नुकसान कराना है, और आपने बैड इंटेंशन के साथ जानबूझ के उस पर केस किया है। ठीक है? हाँ वो समृद्धि कुछ नहीं। एग्जाम्पल था कि हाँ 20 इयर्स तक किसी को तो भी जेल हो गई थी झूठे इल्जाम की वजह से, वो सब तो बाद में पता चला एग्जैक्टली, कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यस, तो थिंक अबाउट इट, इसीलिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को एज अ रॉन्ग डूइंग रखा गया है, क्योंकि आपकी वजह से कोई इनोसेंट को सालों साल सजा हो सकती है। थिंक अबाउट इट, चलो हो सकता है कि कोर्ट में प्रूव भी हो गया कि उसकी गलती नहीं थी, तो क्या एक दिन में प्रूव तो हो नहीं जाता? आपको उसको हो सकता है जेल भी हो जाए, उसको बेल मुश्किल से मिले, उसको 6 महीने 5 महीने जेल में बिताने पड़े जब तक ट्रायल चल रहा था, या फिर और लंबा खिंच गया तो और मुसीबत, है ना? तो इसीलिए इसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं। हाँ समृद्धि पूछो। मैम अगर हमने कुछ कारनामा किया और हम पे नाम नहीं लिखे, हमें थर्ड पर्सन पे इल्जाम लगाया, तो ये वो इसमें आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन पे अल्टीमेटली ये इल्जाम है लगाना। कि जो इंसान, हाँ यहाँ पे ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे ए ने कुछ गलती की, पर बी ने ए को सू करने की जगह सी को सू कर दिया। ठीक है? हाँ तो अगर बी को ये पता है कि हाँ सच में सी की कोई गलती नहीं है, बस मैं इसको ही फंसा लेता हूँ, कोई बात नहीं, तब मैलिस, मैलिस मतलब आपका इंटेंशन खराब होना चाहिए। बट अगर वाकई में उसको ये लगा था कि सी ने ही गलती करी, उसको पता ही नहीं था कि ए की गलती थी, तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में नहीं आएगा। ठीक है? क्योंकि कोर्ट में ओके फाइल करने के टाइम मेरा इंटेंशन खराब नहीं था, मुझे सच में लगा था कि गलती इसकी नहीं इसकी है। बट अगर मेरे को पता है कि समृद्धि ने गलती नहीं करी, निधि ने करी है, ये फिर भी मैं समृद्धि के हाँ खिलाफ केस करती हुई जाऊंगी, तो आपका इंटेंशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैलिस। हाँ, नाम दुश्मनी निकालने के वर्ड है लिए, क्या बेटा? दुश्मनी निकालने के लिए करता है ना। हाँ एग्जैक्टली, तो अगर आपका इंटेंशन, देखो जब मैंने अगर गलती से तुम पे केस कर दिया, तो मेरा इंटेंशन तुम्हें फंसाने का तो नहीं था, मेरा इंटेंशन अपने आप की कॉम्पनसेशन लेना था भाई, कि मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए। बट अगर मेरा इंटेंशन मैं तुमको जानबूझ के फंसा रही हूँ, तो क्लियर है कि भाई मेरे को कॉम्पनसेशन वगैरह तो मिल जाए, बस मुझे इसको फंसाना है। ठीक है? तो अगर कोई दुश्मनी निकालने के लिए, किसी को डिफेम करने के लिए, उसको दिक्कत करने के लिए, उसकी लेट्स से, मेरे को पता है मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और उसी एग्जाम की तैयारी मेरा एक फ्रेंड भी कर रहा था, जो मेरा उतना अच्छा फ्रेंड नहीं था, बट उसका वो क्लियर हो गया और मेरा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है? अब मैंने क्या किया, मेरे को पता है उसने कुछ गड़बड़ करी नहीं है, बट अगर मैंने इसके ऊपर एक क्रिमिनल चार्ज लगवा दिया तो इसको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी में। ठीक है? तो मैंने क्या करा, जानबूझ के उस पर झूठा केस लगा दिया किसी भी चीज का, लेट्स से कि छेड़छाड़ का झूठा इल्जाम लगवा दिया। ठीक है? तो मेरे को पता था उसकी गलती नहीं है, और मेरे को सच में कोई इंसाफ इंसाफ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ अपने मैलिस के लिए, अपने बैड इंटेंशन को पूरा करने के लिए उसके खिलाफ केस करना था। ठीक है? तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है? हाँ फरहान पूछो। ओके मैम आपने वो डॉग वाला एग्जांपल दिया था, फिर डॉग को सजा, डॉग को सजा नहीं मिलेगी, डॉग को जो अगर जहर देने जा रहा है उसको मिलेगी। हाँ तो अच्छा मैंने समझा डॉग को सजा मिल गई, डॉग को सजा कौन देगा? तुम डॉग को सजा क्या दोगे? कौन तो छोड़ दो, चलो तुम दोगे क्या सजा? उसको जेल में बिठाओगे, एनजीओ में भेज दोगे? डॉग को सजा नहीं मिलती है। अगर डॉग
खिलाफ कोई इस तरह का करने का कोशिश कर रहा है, उसको हार्म कर रहा है, उसको मारने का कोशिश अच्छा कर अच्छा, रहा है। डॉग के खिलाफ, हाँ ओके ओके। हाँ, मतलब कोई भी अगर आपका मैं एनिमल समझा है, कि उनको हाँ सोसाइटी में घूमना फिरना इंडिया में अलाउड है, सो उनके इतने बेसिक राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है, ठीक है। तो डॉग को सजा नहीं दे सकते, डॉग आपको दे सकता है काट के बम पे। चलो, तो आज आगे बढ़ते हैं क्लास के साथ, एंड वी आर गोइंग टू रीड द लास्ट टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। सो लॉ मैम, ऑफ मेरे को टॉर्ट्स, स्क्रीन ब्लैक कहाँ आगे 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 आगे। तो देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, उसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर सिर्फ एक रीजनिंग से डाला जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो बच्चों, जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पर्पस पढ़ रहे थे, दैट व्हाई एट ऑल डू वी नीड द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, वी रेड दैट देयर आर सम राइट्स ऑफ द पीपल व्हिच नीड टू बी प्रोटेक्टेड। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमने क्या किया था कि क्रिमिनल लॉ में तो ऑफकोर्स उनके राइट्स को हम सेफगार्ड करते हैं, बट वो हम सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस से कर सकते हैं। उनके अलावा जो छोटी मोटी बातें होती हैं, उनके अलावा जो छोटी मोटी बातें होती हैं, ठीक है, उनको कवर करने के लिए हमें लॉ ऑफ टॉर्ट चाहिए, ठीक है, ताकि सिविल रॉन्ग्स को हम कवर कर सकें। सो आज मेरा एक स्टूडेंट बढ़ गया है क्लास में शायद, राइट? सो Yeah, she's a help. ओह ओके, ठीक है। तो अभी हाँ, तो हम क्या कर रहे थे कि हमने टॉर्ट्स में पढ़ा था कि राइट्स को हमें सेफगार्ड करना है। तो इसी तरीके से राइट्स को जब हम सेफगार्ड करते हैं, तो एक कैटेगरी होती है ऑफ कंज्यूमर्स। एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस इज अ कंज्यूमर, ठीक है। चाहे छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, वी आर ऑल इन द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स, बिकॉज आज के टाइम पे जो सोसाइटी का सेटअप है, या जो मार्केट इकोनॉमी का सेटअप है, इट वर्क्स ऑन दिस थिंग ओनली। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो किसी चीज को डिमांड करते हैं, और इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो डिमांड को फुलफिल करती हैं। तो दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स, ओके। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना बच्चों, इट इज नाउ 2019। इससे पहले इट वाज आई थिंक इन 1984। आई एम गेटिंग अ बिट कंफ्यूज विद द ईयर। 13 में था मैम शायद। क्या बेटा? 13 में था क्या? 13 तो नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई Economics डोंट नो। पढ़ा था मैंने शायद। कोड में ही था, चेंजेस किए होंगे क्या? क्योंकि मैं अभी इसी लास्ट था। ईयर इकोनॉमिक्स में पढ़ा है मैंने। हाँ, मैंने भी हाँ। इकोनॉमिक्स में 11 में पढ़ा था शायद तो वही। हो सकता है, लाइक इट इज पॉसिबल दैट कोई चेंज एक पर्टिकुलर किया होगा, बट जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। हाँ निधि, पूछो। मैम हमारा साड़ी वाला एग्जाम्पल जैसे कि गलत दे दिया था, वो निहारिका का मतलब घाघरा था जो हाँ। लहंगा था वो शादी में, तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है, और आज हम उसको पढ़ेंगे कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका स्कोप कितना ज्यादा है ना, क्या क्या चीजें कवर होंगी, क्या सिर्फ गुड्स कवर होंगे या सर्विसेज भी कवर होंगी, क्या सिर्फ ऑफलाइन मार्केट कवर होगा या ऑनलाइन मार्केट भी कवर होगा, हम सब इसको पढ़ेंगे। सो जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग द बायर्स, ऑफ कोर्स, बिकॉज इफ वी आर बाइंग समथिंग वी आर द कंज्यूमर्स फॉर दैट, ओके। सो इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग द बायर्स ऑफ व्हाट, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बच्चों, दिस इज सुपरबली इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये बोल दे कि भाई देखो, क्योंकि ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, कि अगर मैंने कोई चीज खरीदी, वो खराब निकली, वो गुड मैंने खरीदा, तो मैं उसके लिए कंज्यूमर बन सकती हूँ, ठीक है। बट अगर हम बोले कि उसमें सर्विसेज इंक्लूडेड है या नहीं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर वेरी मच इंक्लूडेड, क्योंकि आज की जो इकोनॉमी है, इट इज टू मच बेस्ड ऑन सर्विसेज। टेकिंग एन एग्जाम्पल, यू पीपल आर टेकिंग these classes from me. सो आपको मैं कोई गुड तो दे नहीं रही हूँ, आपके पास कोई Amazon पैकेजिंग में तो कोई चीज नहीं आ रही है, आपके पास एक सर्विस आ रही है, यू आर लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मैंने हायर किड्स अर्बन क्लैप वगैरह आपने सुना होगा, सो इफ आई वांट दैट माय ऑल ऑफ माय रूम शुड बी प्रॉपर्ली डीप क्लीन, तो आई एम हायरिंग अ सर्विस, है ना। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अगर आप चाहे गुड्स खरीदो, चाहे आप सर्विसेज खरीदो, बोथ केसेस में आपको प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द मार्केट। लाइक टेकिंग एन एग्जाम्पल, कि एक बंदे को, लेट्स से कि मैंने एक सर्विस अवेल करी और निहारिका ने एक सर्विस अवेल करी, सेम सर्विस के लिए मुझसे 1,000 रुपए चार्ज किए, बट निहारिका से उसने 5,000 रुपीज चार्ज किए। सो ये बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि एक सर्विस अगर उसको लगता है कि इतना प्रॉफिट वो 1,000 रुपए में कमा सकता है, वो अनफेयर बेसिकली प्राइस पे दे रहा है किसी और बंदे को, ठीक है। सो दैट इज एन अनफेयर प्रैक्टिस इन द मार्केट। हाँ प्रगति, पूछो। मैम जैसे कि हमने आई कांटेक्ट के अगेंस्ट एक्शन लिया था, तो वो एक सर्विस के लिए होगा ना, कंप्लीटली, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यस, क्योंकि आपने जहां से जो अवेल करना था, इट वाज एन इंटेलेक्चुअल थिंग, एक कोचिंग थी, एक क्लास थी, है ना। सो अगर सोचो, अगर हमने सर्विसेज इंक्लूड नहीं करते, तो कितनी सारी चीजें इस तरह से इन्वॉल्व होती ही नहीं इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना। सो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ विल बी इंक्लूडेड।
नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द स्टेप्स अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम करप्ट एंड अनस्क्रपुलस। अनस्क्रपुलस मतलब होता है एकदम ही बेकार और फ्रॉड टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं। मैल प्रैक्टिसेस बाय द सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा। तो कौन कौन लोग इसमें कवर हो जाएंगे, चाहे कोई गुड्स बेच रहा हो वो भी, कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही हो वो भी, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अर्बन क्लैप, ठीक है, वो भी, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड रेमेडीज इन केस देयर राइट्स एज अ कंज्यूमर हैव बीन वायलेटेड। तो अगर उनकी रेमेडीज जो हैं वो अगर वायलेट हुई हैं, तो वहां पे मतलब उनके जो राइट्स है वो वायलेट हुए हैं, तो वो उन रेमेडीज को, अपने राइट्स को रिस्टोर करने के लिए मांग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका जो PYQ आया है 2023 में, इट इज बेस्ड ऑन एग्जैक्टली दिस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कंज्यूमर हम किसको मानते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉट एवरी अदर पर्सन कैन बिकम अ कंज्यूमर, ठीक है। देयर नीड्स टू बी सम एलिमेंट्स दैट हैव टू बी फुलफिल्ड अगर हमें किसी को कंज्यूमर मानना है तो, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा 2-3 चीजें हैं which exactly makes the definition of a consumer, उनको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो ही कंज्यूमर्स होते हैं। पहला ये कह रहा है कि कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो पहला एलिमेंट हमें यहाँ मिल गया, पहला इंपॉर्टेंट चीज, कि इट कैन बी एन इंडिविजुअल और इट कैन बी ऑल्सो अ ग्रुप, ठीक है। तो कल को अगर वो क्वेश्चन आए कि भाई एक ग्रुप ऑफ लोगों ने कुछ चीज खरीदी, तो ऐसा नहीं है कि वो कंज्यूमर नहीं हुआ, तो चाहे एक बंदा हो चाहे अनेक बंदे हो, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इंडिविजुअल, मैं इसको अच्छे से और लिख देती हूँ ताकि तुम लोग को इजी रहेगा स्लाइड्स में, ठीक है। सो इट कैन बी एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, ठीक है। देखो अब दूसरी चीजें क्या कह रहा है, हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दे शुड मेक अ परचेज, ठीक है, दे शुड मेक अ परचेज। तीसरी चीज कह रहा है ऑफ व्हाट, परचेज किस चीज की करनी चाहिए उनको, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तभी देखो जब GST आया था, इट वाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। सो आइदर इट कैन बी गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, तुम लोग को इजी हो जाएगा, ठीक है। ऑफ व्हाट, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। क्या कह रहा है, फॉर देयर ओन पर्सनल यूज। नाउ देयर इज अ रीजन मैंने इस पर्सनल यूज को कैपिटल लेटर्स में लिखा है, क्योंकि अगर आप बीइंग एन इंडिविजुअल, आपने कोई गुड या सर्विस खरीदी भी, लेकिन आपने खुद उसे कमर्शियल यूज के लिए खरीदी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई एम अ कंपनी, ठीक है, आई परचेज्ड अ लैपटॉप बट आई डिड नॉट परचेज इट फॉर माई ओन यूज, आई वाज परचेजिंग इट टू गिव इट टू ऑल ऑफ यू हु आर माई एम्प्लॉइज, ठीक है। तो वो मेरा पर्सनल यूज तो नहीं था, हाँ मुझे अपनी मूवीज देखनी होती, अपना काम करना होता, मेरे को अपने फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स करने होते, अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी होती, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर मुझे फर्दर उससे कोई फायदा लेना था कमर्शियल मैनर में, तो वो पर्सनल यूज नहीं होगा। सो आपका जो पूरा PYQ था ना 2023, वो इसी पॉइंट के ऊपर था, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट आप तभी कंज्यूमर कहलाओगे जब आप पर्सनल यूज के लिए उस चीज के लिए को खरीद रहे हो, and not for the purpose of manufacturing or resale or any commercial manner, ठीक है। सो आप ना उसको वापस से आगे बेचोगे, ना ही आपको उसको यूज करके कोई और मैन्युफैक्चरिंग करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मेरी एक क्या बताऊं मैं, एग्जांपल देती हूँ तुम लोग को, स्टील का क्या बनता है, ट्रंक देखे हैं जो पहले के घर में ट्रंक्स होते थे जिसमें स्टील में सामान रखा जाता था, एक बॉक्स टाइप का होता था जिनको ट्रंक बोलते थे। या फिर लेट्स से कि मेरी गाड़ी बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। अब मैंने, निधि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैंने उससे स्टील खरीदी, ठीक है। अब मैंने वो स्टील पर्सनल यूज के लिए खरीदी है या खुद बताओ मैंने कमर्शियल यूज के लिए खरीदी है, बताओ। मुझे आगे गाड़ियां बनानी है उस स्टील से, कमर्शियल यूज से खरीदी, ठीक है। सो ऐसे में मैं कंज्यूमर नहीं बनूंगी, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे वहां से कोई प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्ट अलग तरह से नॉर्मली केस फाइल कर सकती हूँ, बट मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं केस फाइल करूंगी क्योंकि मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट होना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली अगर आपने फिनिश, जैसे शी इज तो इकोनॉमी स्टूडेंट, ठीक है, इसको तो पता रहेगा, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, कोई रॉ मटेरियल नहीं, और रॉ मटेरियल अगर है भी तो मेरे को अपने यूज के लिए चाहिए। लेट्स से कि अगर मैं एक चंदन की लकड़ी खरीदती हूँ जो रॉ मटेरियल था, बट भैया मुझे पानी में डाल के खुद ही नहाना है उसमें, मुझे उसको पॉलिश करके या चंदन का पाउडर बना के आगे बेचना नहीं है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो भी इट शुड बी ओनली एंड ओनली फॉर योर पर्सनल यूज, ठीक है। और उसमें मोस्टली हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे पास ये एयरपॉड्स हैं, ठीक है।
अब मुझे अगर ये एयरपॉड्स खरीदने थे, तो मैंने जब ये एयरपॉड्स खरीदे तो मैंने अपने ही कानों में यूज करने के लिए इसको खरीदा, ठीक है। हाँ मतलब मैं तुमको दे सकती हूँ, अपने फ्रेंड्स को दे सकती हूँ, बट फॉर माई पर्सनल यूज। अब अगर मैं इसका सामान खरीदूं, मैं इसकी एक प्लास्टिक किसी से खरीदूं, इसकी वायरिंग किसी से खरीदूं, इसकी और चीजें कहीं से खरीदूं, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, बट आई एम टेकिंग सम रॉ मटेरियल टू मेक वन मोर प्रोडक्ट टू सेल इट फर्दर। तो मेरा यूज कमर्शियल है, इसको गांठ बांध लो, यहाँ कंफ्यूजन नहीं दिखना चाहिए मुझे कभी भी आगे जाके कि कमर्शियल यूज के लिए अगर आपने कोई चीज खरीदी, वो खरीद आपको कंज्यूमर नहीं बनाएगी, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए खरीद सकते हो। हाँ, इसमें एक ट्विस्टर है बच्चों, वो आप याद रखना कि पर्सनल यूज में अगर आप उसको अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए खरीद रहे हो, एग्जाम्पल, मैंने एक जॉब मिली जहां पे मेरे को कुछ कुछ कंटेंट बना के देना होता है ऑनलाइन, ठीक है। अब मुझे उसके लिए लैपटॉप चाहिए था, ठीक है। तो मैंने जब वो लैपटॉप खरीदा, तो मुझे जब मैं वो काम करके दे रही हूँ उस लैपटॉप को यूज करके, मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, बट वो मेरी लाइवलीहुड के लिए है भाई, मेरे को सैलरी मिलती है उस चीज से। अब आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, दिस लैपटॉप, दिस आईपैड, दिस पेंसिल दैट आई एम यूजिंग, ठीक है। हालांकि अभी तो आई एम यूजिंग इट कमर्शियली, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि लेकिन लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि अगर मैं इसको तब तक यूज कर रही हूँ जब तक आप लोग मुझे मेरी लाइवलीहुड के पैसे देते हो, तो आई एम मेकिंग अ लाइवलीहुड आउट ऑफ इट, ठीक है। वो पर्सनल यूज में आएगा क्योंकि वो मेरी पर्सनल लाइफ के खर्चों के लिए है। कल को अगर मैं ये आईपैड उठा के रेंट पे दे दूं कि भाई मैं 5,000 रुपए महीने का रेंट लूंगी इससे, तो आई एम कमर्शलाइजिंग माई प्रोडक्ट, माई परचेज, ठीक है। दैट विल नॉट बी अलाउड। बट हाँ, अगर मैं उसको वैसे बोलो। ही हमने कुछ चीज न्यू खरीदी और हम जब मतलब यूज करने के बाद हम जब सेकेंड हैंड सेल करते हैं तो जब तब सेकेंड हैंड सेल करते हैं ना हम, तो हमारा कंज्यूमरशिप वैसे ही उससे हट गया, ठीक है। सेकेंड हैंड सेल करना, देखो क्या होता है कि उस वक्त क्या होता है, अगर आपने उस पर्पज से ही खरीदी थी, ठीक है, कि मैं बस लूंगी, जैसे कई लोग ना, तो मीशो पे कई लोग क्या करते हैं, चीजें वहां से खरीद के अपने लोकेलिटी में बांट लेते हैं, मतलब बेच देते हैं, ठीक है। अगर आपने हाँ खरीदा ही इसी पर्पज से था कि भाई मैं तो इससे 5,000 का खरीदूंगा और 5,500 का बेच दूंगा, ठीक है, देन यू आर नॉट अ कंज्यूमर। हाँ, लेकिन ये है कि भाई कई साल मैंने यूज कर लिया, अब तो मेरे नहीं यूज कर, तो मैं उसको सेल ही करूंगी, ठीक है। अब सेल करने के बाद तो आप वैसे भी उसके कंज्यूमर नहीं बचे ना, क्योंकि आपने तो आप अपने जैसे हम गाड़ी भी करते हैं, कार भी करते हैं कभी कभी कोई। तो जब तक देखो, कई लोग ऐसे होते हैं, तुमने नोटिस किया होगा कि तुमने सेकंड हैंड कार खरीदी, तुमने खरीदी ही इस पर्पज से कि मेरे को आगे बेचनी है। डीलर्स क्या करते हैं, उन्होंने मुझसे जब कार ली मेरी, आगे बेचने के लिए ली, तब वो कंज्यूमर नहीं है। अगर आपने नॉर्मली खरीदी सेकंड हैंड कार, तो मैं कंज्यूमर हूँ तुम्हारी कार की, मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी, ठीक है। हाँ प्रगति। ओके ओके। मैम अगर हम क्या कहते हैं जैसे ऑनलाइन अर्निंग के लिए लैपटॉप या हमारा फोन यूज करते हैं, बट हाँ। उसके बीच में जो हमारे उसके फीचर्स थे, उसमें हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारी बैटरी सही नहीं चल रही है फोन की या कुछ, तो उसमें तो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आप अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए उसको यूज कर रहे हो, है ना। आपने उसको ना रेंट किया, उसको फर्दर रेंट करके आपने कोई पैसा कमाने का नहीं सोचा है, आपको अपने उसको यूज करके पैसा कमाने का सोचा है, वो तो आप वही करेगा ही आदमी, फिर गुड्स एंड सर्विसेज लेता गए के लिए, है ना। मैम अगर जॉब से हट के मतलब साइड अर्निंग के लिए अगर यूज कर रही हूँ तो भी आएगा ना वो लाइवलीहुड में? हाँ, मतलब कि साइड अर्निंग बेटा, लेकिन क्या है, क्या वो रेंटिंग है, क्या है वो साइड अर्निंग। हाँ, जैसे अगर मैं जॉब करती हूँ, साथ के साथ मैंने उसको फ्रीलांस पर्पज के लिए भी यूज किया है, ठीक है, हाँ। तो वो आपकी लाइवलीहुड ही है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि मैं 5 लैपटॉप खरीद के तुम लोगों को महीने के हिसाब से उधार वो देती हूँ रेंट पे, तो मैंने उसको कमर्शियलाइज कर दिया, मैंने अब उसको एक रेंटल सर्विस में डाल दिया इन अ वे, है ना। हाँ। तो वो कमर्शियल हो गया था, ठीक है। जब तक मैं पर्सनली उसका यूज कर रही हूँ तब तक वो मेरा पर्सनल यूज ही है, ठीक है। हाँ फरहान पूछो। मैम कंज्यूमर इज बेसिकली कंज्यूमर, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वही कंज्यूमर होता है। इफ यू नॉट कंज्यूमिंग यू आर नॉट कंज्यूमर, कंज्यूम। तो सीधी साफ भाषा में यही है कि जब तक आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तब तक ही आप उसके कंज्यूमर हो। अगर Consumer. आपने किसी और कंजम्पशन के लिए खुद खरीदा तो आप उसके कंज्यूमर नहीं हो, ठीक है। तो देखो, और इम्पोर्टेंट एक चीज, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ये अभी रिसेंटली ही ऐड किया गया है 2019 के अमेंडमेंट से, क्योंकि जैसे कि टेली शॉपिंग हो गई या फिर हमारी मल्टी लेवल मार्केटिंग जो हम अमेजोन वगैरह से खरीदते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ई कॉमर्स इतना ज्यादा पॉपुलर है कि अगर हम इंक्लूड ना करें ऑनलाइन शॉपिंग को, देन तो आधे से ज्यादा कस्टमर्स हमारे छूट ही जाएंगे, ठीक है। तो आप मिंत्रा से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ भी अगर मंगाते हो, तो इवन आपने ट्रांजेक्शन ऑनलाइन मेथड से किया था, यू आर स्टिल अ कंज्यूमर, ओके। सो इसके थ्रू बेटा 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें हमारी ये हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज एंड कमर्शियल यूज नॉट अलाउड, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट लास्ट चीज क्या है, इंक्लूड्स
ऑनलाइन शॉपिंग. ठीक है, हाँ निधि पूछो. मैम अगर पर्सनल यूज के लिए करते तो कंज्यूमर, और अगर आप पर्पस मतलब मैन्युफैक्चरिंग या फिर रीसेल करते तो आप रिटेलर हो जाते हो. कंज्यूमर और रिटेलर. रिटेलर तो नहीं हो जाते हो, बट बेटा जो कंज्यूमर सर्विस की चेन होती है ना, आप उसका एक पार्ट बन जाते हो. आप एंड में नहीं हो, मतलब आप फिनिश प्रोडक्ट के कंज्यूमर नहीं हो, आप एक सर्विस के कंज्यूमर भी नहीं हो, आप एक सर्विस के बेसिकली मैं क्या बोलूं, मतलब पार्ट हो. मतलब हाँ, इन अ वे कि जैसे जब हम जब सर्विस चेन की बात करते हैं ना कि भाई कोई चीज जमीन से निकली, फिर उसकी सफाई हुई, फिर वो एक के पास गई, उसने उसमें कुछ और प्रोडक्ट ऐड किया, ऐसे, तो जो सप्लाई चेन है आप उसका एक पार्ट बन जाते हो, आप एंड कंज्यूमर नहीं हो, है ना. तो ऐसे में भी लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप नॉर्मल वे में सू कर सकते हो उसको, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप सू नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइमरीली एंड प्रोडक्ट्स के लिए बना है, हम जैसे लोगों के लिए, आम जनता के लिए. ठीक है, Unless it is commercialized, it is you are eligible for the consumer Correct. protection वाला thing. करेक्ट. तो वही हम सेइंग, लेट्स से कि मैंने डायरेक्ट स्टील फैक्ट्री से सिर्फ स्टील खरीदी, मेरे को कुछ नहीं करना था, मुझे अपने अंदर घर बैठ के कुछ एक एक्सपेरिमेंट करना था, उसका कहीं बेचना नहीं था. देन ऑल्सो यू बिकम अ कंज्यूमर. व्हाट डिड आई से कि रॉ मटेरियल आमतौर पर नहीं होता, बट होता भी है तो आपने पर्सनल यूज के लिए ही खरीदा हो, आपको फर्दर उस स्टील का कुछ बना के ना बेचना हो. ठीक है, तब भी आप कंज्यूमर बन सकते हो. तो आप उस चेन के बीच में भी घुस सकते हो, बट यूज फिर पर्सनली करोगे आप, लेकिन आप कुछ और मैन्युफैक्चर नहीं करोगे उससे. ठीक है, यहाँ तक आया सबको समझ में. तो कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कंज्यूमर हम किसको कहते हैं, जो कोई भी गुड्स एंड सर्विस खरीदे लेकिन सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए खरीदे, कमर्शियल यूज के लिए खरीदेगा तो अलाउड नहीं होगा, और सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पर होंगे. ठीक है, उनको हम इन्वॉल्व करेंगे. नेक्स्ट, ये बड़ा 1-2 ही पढ़ूंगी, उसके आगे नहीं पढ़ने की, मैं इसको पढ़ लेना खुद से. ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या लगता है क्या ऑब्जेक्टिव होएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, बताओ, तुम बता दो मुझे एक आध. To to safeguard our investments. बस सिंपल ये होता है कि भैया आप मेहनत से पैसा कमाते हो, तो आप कोई भी पैसे की आपके साथ कोई ठगी ना हो. ठीक है, आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले, आप अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कोई बेवकूफ ना बनाए. ठीक है, आपको कोई ऐसी हजार्डस या हार्मफुल चीज ना खाने को मिल जाए भैया, जिससे खा के आप मर जाओ, पेट खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए. ठीक है, सो बेसिकली ऑल इन ऑल ये पढ़ लेना खुद से, यही है कि आप ऐसे मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को ही अलाउ करो जो हजार्डस नहीं है. ठीक है, इसके लिए हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई है ताकि भैया वो हमारी कंप्लेन को सुन पाए. ठीक है, सो ओके आगे बढ़ते. ठीक है, सो और एक यहाँ पे एग्जांपल ले लो, जैसे कि टू ले डाउन द पेनल्टीज, जो ऑफेंस अगर कर रहा है तो उसके लिए हम पेनल्टीज क्या रख सकते हैं. टू हियर एंड इंश्योर द कंज्यूमर्स वेलफेयर. ठीक है, प्रोवाइड स्पीडी एंड इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट्स. भाई कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उसको तुरंत के तुरंत उसका जवाब जल्दी से मिल भी जाए. ठीक है, सो चलो यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट है 2-4 चीजें कि कौन कौन से राइट्स हैं जो एज अ कंज्यूमर आप एंजॉय करोगे अंडर दिस लॉ. ठीक है, तो पहला राइट है जैसे कि टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हैजार्डस इन नेचर, है ना. क्योंकि अगर इस तरह का कुछ भी हो रहा होगा तो कंज्यूमर लॉ तुरंत एक्टिव होगा और ऐसी चीजों को पुट डाउन कर देगा, और ऐसी चीजों की मार्केटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा क्या है बेटा, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. जैसे मैंने यही बोला कि अगर नहीं नारियल 100 का है ना, 100 का ही बिकेगा, लेना है तो लो बहन जी वरना आगे बढ़ो. अबे पूरी दुनिया में 60 का बिक रहा है, तू क्यों 100 का बेच रहा है, तू क्या खुद तोड़ के ला रहा पेड़ पे से, नहीं ना, तो फिर क्यों बेच रहा है एक्स्ट्रा का. तो कोई भी इस तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको भी रोकना. ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, एक्सेस टू अ वेराइटी ऑफ गुड्स. बेटा इसको कहते हैं लॉबिंग. ठीक है, लॉबिंग क्या होती है कि जब आप लेट्स से मार्केट में निकलो और सबने कह दिया कि हम तो सिर्फ एक ही टाइप का आम बेचेंगे. नहीं, एज अ कंज्यूमर मेरा राइट है कि अगर 5 तरीके के नॉर्मली आम मिलते हैं इस मार्केट में तो मुझे उस पूरी वैरायटी का एक्सेस होना चाहिए. जस्ट बिकॉज आपको किसी एक से फायदा हो रहा है दैट डजंट मैटर. एज अ सेलर मेरे को एज अ बायर आई मस्ट हैव अ चॉइस टू चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू सीक रिड्रेसल. मतलब अगर मेरे साथ कोई ऐसा अनफेयर प्रैक्टिस हुआ है तो मैं उसके लिए क्लेम ले सकूं, मैं उसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकूं. नेक्स्ट, रिसीव एडिक्वेट कॉम्पनसेशन. और क्लेम के बाद मांगूंगी क्या, भैया मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए जो भी मेरा नुकसान हुआ है उसके लिए, है ना. एंड लास्टली टू रिसीव कंज्यूमर एजुकेशन. आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी, जागो ग्राहक जागो करके, है ना, एंड सो मेनी डिस्क्लेमर्स जो आते हैं, है ना. दैट इज माई राइट एज अ कंज्यूमर कि मेरे को कंज्यूमर एजुकेशन मिले. ठीक है, कभी आपने देखा होगा सभी प्रोडक्ट्स के पीछे हाउ टू यूज लिखा रहता है. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए. जैसे लिखता है शेक द बॉटल वेल बिफोर यूज, ताकि मैं उसका अटमोस्ट बेनिफिट उठा सकूं. तो इट इज अ राइट दैट आई शुड बी गिवन कंज्यूमर एजुकेशन. ठीक है, चलो ये बड़ा इजी सा है, सिंपल सा है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. ठीक है, नेक्स्ट जो है
वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ कवर्स ऑल सेक्टर्स। इसका मतलब नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जो है इट कवर्स ऑल द सेक्टर्स। नाउ बाय कवरिंग ऑल द सेक्टर्स आई मीन कि आपने चाहे किसी भी सेक्टर का गुड या सर्विस कंज्यूम किया हो, चाहे आपने वो पब्लिक सेक्टर से लिया हो, जैसे सरकारी कंपनी से आपने खरीदा हो, किसी प्राइवेट कंपनी से या प्राइवेट मैन्युफैक्चरर से आपने खरीदा हो, या इवन आपने सिविल सोसाइटी, जिनको बेटा हम कोऑपरेटिव्स कहते हैं ना, चाहे आपने इनसे ही क्यों ना खरीदा हो, तो इस करके कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आई एम अ कंज्यूमर व्हाटसोएवर, मैं प्राइवेट से खरीदूं, पब्लिक से खरीदूं, चाहे मैं इंडिविजुअल से खरीदूं या फिर मतलब कोऑपरेटिव से खरीदूं। ठीक है, हाँ प्रगति पूछो। मैम तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे सही से वो एजुकेशन नहीं मिलता और बहुत सारी इम्प्रॉपर थिंग्स होती हैं, उनके भी केसेस चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, और वो आप सर्विसेज सेक्टर के अंडर आता है बेटा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो ये आ गया पब्लिक सेक्टर, तो गवर्नमेंट स्कूल्स की ड्यूटी है कि वो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, और हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, है ना। सो ऐसे में ये मैम सर्विस के अंडर आएगा। और जो हाउस हेल्प्स होते हैं, अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं फिर बेटा इस केस में क्या होता है ना कि अगर आपने उनको हायर किया था फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी, जैसे कई सारी इस तरह की कंपनीज होती है ना जो आपको हाउस हेल्प्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, तब क्या होगा कि आप उस कंपनी के कंज्यूमर बनोगे। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे क्या होता है, वहां पे वो रिलेशनशिप मास्टर सर्वेंट का बन जाता है, रिमेंबर, बल्कि आप ज्यादा लायबल हो जाओगे। ठीक है, सो अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपने एज अ कंज्यूमर कहीं से उसको हायर किया था, देन फॉर श्योर यू कैन गो इन द कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर फोरम बेसिकली, है ना। लेकिन अगर नॉर्मली आपने किसी को बोला यू आर जस्ट पेइंग दैट पर्सन फॉर समथिंग, तो कर सकते हो, बट क्योंकि वो कोई फर्म नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड, क्योंकि आप फिर क्या ही बोलोगे, वो कहेगी अरे नहीं करना काम, मुझे ऐसे ही काम करती है मैं। ठीक है, अभी अभी क्या बोलोगे। ठीक है, तो ऐसे है कि अगर मैं हायर किया है कहीं से प्रॉपर, तब डेफिनेटली आप ऐसा, क्योंकि आप तब एक सर्विस के कंज्यूमर बन जाओगे प्रॉपरली। ठीक है, ओके और मैम। लास्ट इसमें बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि पहले, यानी इस लॉ के आने से पहले तक ये कॉन्सेप्ट चलता था जिसको हम बोलते थे केविएट एम्पटर। केविएट एम्पटर का मतलब ये होता था लेट द बायर बी अवेयर। इसका मतलब भैया जो खरीद रहे हो तुम्हारी जिम्मेदारी है, देखभाल के जान के अपने हिसाब से खरीदो। तो आप अगर कोई गलती होती है कुछ भी, तुम ही जिम्मेदार हो कि देख के क्यों नहीं खरीदा। ठीक है, जैसे आमतौर पे जब हमारी मम्मी हमें टमाटर खरीदने के लिए बोलती है, ठीक है, और हम गंदे गंदे टमाटर खरीद के लाते हैं, तो मम्मी किसको पहले गाली देती है, हमको पहले देती है कि तुम क्या आंख नहीं खोल के खड़े हुए थे वहां पे जब इतना गंदा टमाटर खरीद रहे थे, तो राइट। सो मम्मी लोग आमतौर पर टमाटर के केस में केविएट एम्पटर अप्लाई करती है। ठीक है, कि भैया तुमको देख के करने चाहिए, वो तो गंदा ही देगा टमाटर तुमको। ठीक है, लेकिन अब जब से ये आया है तब से इट इज केविएट वेंडिटर, मतलब जो वेंडिंग कर रहा है, जो बांट रहा है या बेच रहा है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू बी केयरफुल बिफोर मेकिंग अ परचेज, कि पहले तुम केयरफुल रहो व्हाट आर यू सेलिंग। ठीक है, देन कंज्यूमर का राइट बाद में है, उसका ड्यूटी बाद में है, लेकिन एज अ सेलर नाउ यू हैव टू बी केयरफुल। सो अब ये याद रखना कि विच कॉन्सेप्ट इज फंक्शनल नाउ, इट इज ऑफ केविएट वेंडिटर नॉट केविएट एम्पटर। ठीक है, मैम ऑल द सेलर्स आर वेंडर्स। all the sellers are vendors बेटा, all the sellers, all the manufacturers, all the service providers, कोई भी ऐसा जो किसी को भी गुड्स या सर्विसेज बेचने की कैपेसिटी में है, he or she will be considered, that company, that association, that organization will be considered as a seller. ठीक है, तो जैसे मैं भी हूं, अगर if I am taking a proper coaching, I am promising you XYZ things, I become a seller of some XYZ services. ठीक है, you become my consumers. ठीक है, तुमको पता है। हाँ मैम जो लॉ फॉर्म्स होती हैं, लॉ फर्म्स भी एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, वो तो मतलब जिसको कहेंगे अपने आप को प्रोपेल ही ऐसे करते हैं, बेस्ट लॉ सर्विस इन द टाउन, है ना। सो अगर वो आपका केस बिगाड़ते हैं जैसे जानबूझ के, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अभी कुछ टाइम पहले मेरा भी एक काइंड ऑफ केस चल रहा है अभी भी वो। ठीक है, सो वहां पे क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन ऑफ दोज पीपल, दे डिड नॉट रीड द फाइल प्रॉपरली, इतना प्रॉब्लम हुआ और हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ गए एज अ फाइन, जो फाइन हम पे लगना भी नहीं था। ठीक है, सो नाउ अगर मेरे को लगे तो आई कैन डेफिनेटली गो इन द कंज्यूमर कोर्ट बिकॉज आई हैव दी पेमेंट मतलब रिसीट्स है मेरे पास, आई हैव टेकन देयर सर्विस, दे हैव अ फर्म प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड एंड एवरीथिंग, सो आई कैन सू देम, है ना। पर मुझे पता है उसमें और दिमाग खराब हो जाएगा, सो क्योंकि वो तो वकील ठहरे, यार टाइम है नहीं इतना। ठीक है, सो यस, तो लॉ फर्म्स हैं, कोई भी इस तरीके की चीज है, लेट्स से आई विल गिव एन एग्जांपल। हाँ, जैसे हम लोग Amazon है,
Amazon से हमने कुछ चीज मंगाई, वो टूटी आ गई, तो हमारे पास रिटर्न पॉलिसी होती है ना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगी कि भाई अगर हमारी सर्विस से कोई प्रॉब्लम हुई तो आपका कॉम्पनसेशन ये है कि आप उसे रिटर्न कर दो, विल रिटर्न योर मनी, है ना। अगर कहीं पे भी ये मना करते हैं कुछ भी, तो यू कैन टेक Amazon ऑल्सो इन द कंज्यूमर कोर्ट कि भैया मैंने पे किया था, दे वर सपोज टू सेंड मी ऑल मतलब इन इंटैक्ट थिंग, पर उन्होंने मुझे तोड़ के दे दी वो चीज, तो एज अ कंज्यूमर मैंने सफर किया, मुझे कॉम्पनसेशन दो, ठीक है। सो बच्चों, कैसी लगी ये क्लास? आई होप कि आपको समझ में आया, बट आई नो अगर हो सकता है कि आप पहली बार इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी आई होगी, एंड दैट इज वाई अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप डाल सकते हो, या फिर जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, डेली कॉन्टेंट भी मिलेगा, सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दैट। एंड डू नॉट फॉरगेट, इसमें आगे और भी क्लासेस आने वाली हैं, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर syllabus of CLAT through free classes just for you. Good luck.